हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना सिंह। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पत्रकारिता के विविध आयाम, जो कक्षा 11 और 12 की हिंदी की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से है। अभिव्यक्ति यानी कि जहां हम अपने विचारों और संवेदनाओं, भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। उस अभिव्यक्ति के माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं, उन माध्यमों के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। वो साहित्य की कई सारी विधाएं हैं, जिसमें पत्रकारिता भी है, कहानी, कविता, उपन्यास, ये सब विधाएं जो हैं वो अभिव्यक्ति के माध्यम हैं। और इन विधाओं के द्वारा हम कैसे अपनी भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, वो सब इस पुस्तक के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। ये बहुत ही रोचक पुस्तक है और इसमें जो दूसरा पार्ट है इसका, पत्रकारिता के विविध आयाम, यानी कि पत्रकारिता के अंतर्गत क्या क्या आता है। कनाडा के मशहूर संचार शास्त्री मार्शल मैकलुहान ने कहा है कि माध्यम ही संदेश है, यानी कि माध्यम ही संदेश है। तो संचार माध्यम है और माध्यम ही संदेश है। तो उस संचार के कौन कौन से प्रकार हैं, उसमें एक पत्रकारिता भी आता है। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे क्या, जैसा कि आप यहाँ इंडेक्स में देखेंगे कि लिखा है इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे। पत्रकारिता क्या है, समाचार, और समाचार के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं। जैसे समाचार की परिभाषा और समाचार क्या है, समाचार के तत्व, संपादन के सिद्धांत क्या है, और पत्रकारिता के अन्य आयाम, यानी कि पत्रकारिता में और कौन कौन से चरण होते हैं, जिसमें है आपका संपादकीय, फोटो पत्रकारिता, कार्टून कोना, रेखांकन और कार्टोग्राफी। ये सब मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ताकि इन सारे पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में डिफ़ाइन करूँगी और इससे संबंधित छोटे छोटे प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आते हैं वो बहुत उपयोगी हैं। इसलिए मैं पहले सारे पॉइंट्स को डिफ़ाइन कर दे रही हूँ, सारे बिंदुओं को पहले मैं आपको बता दे रही हूँ कि इन सारे बिंदुओं का विवरण मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार में हैं खोजपरक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता और वैकल्पिक पत्रकारिता। इन सब के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी और इससे संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। और पत्रकारिता के प्रकार, कितने प्रकार हैं पत्रकारिता के, और इससे संबंधित किस तरह के प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में, इन सभी बिंदुओं का मैं विस्तृत वर्णन आपको यहाँ बताऊंगी। पहला है पत्रकारिता, यानी कि पत्रकारिता क्या है। आम बोलचाल की भाषा में अगर मैं समझाना चाहूँ आपको कि पत्रकारिता का जन्म कैसे हुआ, पत्रकारिता के पीछे जो उद्देश्य है उसका वो क्या है, तो ऐसे तो हम जैसे जनरली जो सामान्यतः हमारी जो दिनचर्या है या सामाजिक स्तर पे हमारा जो जीवन है, उसमें हम आसपास के लोगों की खबरों को हमेशा जानने की कोशिश करते हैं। अपनी जिज्ञासावश, मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है और वो आसपास की खबरों का जानने के लिए हमेशा इच्छुक होता है। तो आसपास की चीज़ों, घटनाओं और लोगों के बारे में ताज़ा जानकारी रखना ये मनुष्य का सहज स्वभाव है। इसमें जिज्ञासा का भाव बहुत प्रबल होता है। यही जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्व है। यही जिज्ञासा कि हम आसपास की खबरों और समाचार को पा लेना चाहते हैं, और यही जिज्ञासा जो है वो पत्रकारिता का मूल तत्व है, जिसके आधार पे पत्रकारिता होती है। जिज्ञासा नहीं रहेगी तो समाचार की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हम किसी चीज़ को जानने के लिए इच्छुक नहीं होंगे। पत्रकारिता का विकास इसी सहज जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश के रूप में हुआ है। वह आज भी इसी मूल सिद्धांत के आधार पर काम करती है। किसी भी चीज़ के बारे में हम जानने के लिए जब इच्छुक होते हैं, तभी
उस तरह के समाचारों को एकत्रित कर संवाददाता हम तक पहुंचाते हैं। और ये हमारी जिज्ञासा ही है जो पत्रकारिता का आधार है। पत्रकारिता है क्या? तो ये पत्रकारिता जो है वो एक माध्यम है जो कि सूचनाएं और समाचार को हम तक पहुंचाते हैं। दरअसल सूचनाएं अगला कदम तय करने में हमारी सहायता करती हैं। इसी तरह हम अपने पास पड़ोस, शहर, राज्य और देश दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं, और ये सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ पूरे समाज को प्रभावित करती है। आज देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी अधिकांश जानकारी हमें समाचार माध्यमों से मिलती है। हम घर बैठे दुनिया के किसी की भी कोने में क्या घटना हो रही है उस सब के बारे में इस पत्रकारिता के माध्यम से ही जानते हैं, चाहे वो प्रिंट माध्यम की पत्रकारिता हो, टेलीविज़न पत्रकारिता हो, रेडियो की पत्रकारिता हो या इंटरनेट पत्रकारिता हो। ये सभी वो माध्यम हैं जिनके द्वारा हम अपनी जिज्ञासा को शांत करते हैं और समाचारों को से अवगत होते हैं। अब समाचार के बारे में यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हम हर दिन समाचार पत्र पढ़ते हैं। अगर नहीं पढ़ते तो टेलीविज़न या रेडियो पर समाचार सुनते हैं। अगर वो भी हमें उपलब्ध नहीं है, अगर हमारे पास समय नहीं है, तो आजकल तो सबके हाथ में स्मार्टफोन है और इंटरनेट के माध्यम से हम समाचारों को चलते फिरते काम करते उससे अवगत होते रहते हैं समाचारों से। और इन विभिन्न समाचार माध्यमों के जरिए दुनिया भर के समाचार हमारे घरों में पहुंचते हैं और हम इससे अवगत होते हैं। वहीं समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम तक पहुंचाते हैं। इसके लिए वे रोज़ सूचनाओं का संकलन करते हैं और उन्हें समाचार के प्रारूप में ढाल कर प्रस्तुत करते हैं। संकलन करते हैं यानी कि एकत्रित करते हैं और उसके बाद उसको समाचार के रूप में कि कौन सा तथ्यपूर्ण है, कौन सा सही है लोगों तक पहुंचाने लायक, और उसको समाचार का रूप देते हैं। उसके बाद उसको हम तक पहुंचाते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को ही हम पत्रकारिता कहते हैं। समाचार की कुछ परिभाषाएं। प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है, यानी कि ऐसी सूचना जो कि हमें प्रेरित करे या कुछ करने के लिए उत्तेजित करे, सोचने के लिए, विचार करने के लिए हमें उत्तेजित करे, तो इस तरह की सूचना समाचार है। दूसरा है समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है, यानी कि सूचना अगर समय रहते हम तक पहुंच जाती तो वो समाचार है। अगर बहुत दिनों बाद पहुंचती है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता जानने का। तीसरा है किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। कोई भी सुखद या दुखद कोई भी घटना हमारे परिवेश में, देश में, दुनिया में घटित होती है, जिसका प्रभाव समाज पर पड़ता है या लोगों को जानना वो आवश्यक है वो घटना, तो ये घटना समाचार होता है। समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। किसी भी देश के इतिहास को अगर हमें जानना है तो उसके इतिहास को जानने के लिए अगर हम उसके जब से उस देश के समाचार पत्र छपे हैं या जिस माध्यम से समाचार प्रसारित हुए हैं उन सारे माध्यमों पे अगर हम गौर करें तो वो हमें उसके इतिहास से हम अवगत हो सकते हैं, क्योंकि जो आज की खबर है वो कल का इतिहास है, वो कल इतिहास बन जाएगा। तो इसलिए हर समाचार जो है वो जल्दी में लिखा गया इतिहास है। हम अगर पुरानी समाचार पत्रों को उठाएंगे तो उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, फिल्मी जगत से संबंधित, बड़ी हस्तियों से संबंधित सारे समाचारों से अवगत होंगे तो हमें अपने अतीत से, अपने इतिहास से हम अवगत होंगे। समाचार क्या है? तो इतना तो आप जान ही गए होंगे कि हर सूचना समाचार नहीं, यानी कि हर सूचना समाचार माध्यमों में प्रकाशित या प्रसारित नहीं होती। ऐसा क्यों है? आखिर हर घटना समाचार क्यों नहीं है?
वह हर बात समाचार क्यों नहीं है जिसके बारे में हमें पहले जानकारी नहीं थी? क्या एक दूसरे का हाल चाल और खोज खबर लेना समाचार नहीं है? नहीं। इस तरह की कुशलक्षेम वो हमारी व्यक्तिगत आवश्यकता है, ये समाचार नहीं है। समाचार है किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। समाचार वैसी ही घटना, ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, उसे हम समाचार कहेंगे। समाचार के तत्व कौन कौन से हैं? तो समाचार में होता है कि विचार मंथन की प्रक्रिया के केंद्र में घटनाओं और समस्याओं के कारणों, प्रभाव और परिणामों का संदर्भ भी रहता है। लेकिन कोई घटना, समस्या या विचार कब और कैसे समाचार बनता है, आखिर वे कौन से कारक हैं जिनके होने पर घटना खबर बन जाती है? तो इसमें है आपका सामान्य तौर पर किसी भी घटना, विचार और समस्या से जब समाज के बड़े तबके यानी कि एक बड़ा समूह का सरोकार होता है तो हम कह सकते हैं कि वह समाचार बनने के योग्य है। लेकिन किसी घटना, विचार और समस्या के समाचार बनने की संभावना तब बढ़ जाती है जब उनमें निम्नलिखित से कुछ अधिकांश या अधिक तत्व शामिल होते हैं। निम्न बिंदुओं पर हम गौर करेंगे, ध्यान देंगे। इन बिंदुओं का होना किसी समाचार को परिपूर्ण बनाता है, किसी भी घटना को समाचार बनाता है। पहला है नवीनता यानी कि किसी ताज़ा घटना ही समाचार बनती है, उसमें नयापन होना चाहिए। न्यूज़ शब्द ही बना है न्यूज़ से। निकटता, वो हमारे निकट होना चाहिए। जिस वर्ग को उसे जानना है, जहाँ के लोगों को वो घटना के बारे में सूचित किया जा रहा है, उनका उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। प्रभाव, कितने बड़े जन समूह पर उसका प्रभाव पड़ता है। जन रुचि के हिसाब से भी समाचार बनता है कि जो जनता उस समाचार को सुन रही है, देख रही है या पढ़ रही है, उसकी रुचि उसमें है कि नहीं, अधिकतम लोगों की उसमें रुचि है कि नहीं। टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोगों, टकराव या संघर्ष, उसमें सार्थक यानी कि सकारात्मक या नकारात्मक किसी न किसी तरह का टकराव या संघर्ष होना चाहिए जो कि हमें उस पे वाद विवाद की स्थिति बन सके। जैसे न्यूज़ चैनल पे आप डिबेट वगैरह देखते हैं। महत्वपूर्ण लोग जिसे हम कोई फेमस पर्सनालिटी या सेलिब्रिटीज़ जिनके बारे में हम जानने के लिए इच्छुक होते हैं, तो उनसे संबंधित जो सूचनाएं होती हैं वो समाचार का रूप ले सकती हैं। उपयोगी जानकारियाँ, अब जिन सूचनाओं को हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं वो हमारे लिए उपयोगी हैं कि नहीं। तो स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, रोजगार से संबंधित जो जानकारियाँ दी जाती हैं वो उनसे संबंधित लोगों के लिए उपयोगी होती हैं। तो इस तरह की भी सूचनाओं को हम समाचार कहते हैं। अनोखापन यानी कि उसमें एक अलग होना चाहिए जिससे कि लोगों का आकर्षण बने। पाठक वर्ग, अब पाठक वर्ग का ध्यान में रखकर हम सूचनाओं को समाचार, ऐसी सूचनाएं प्रेषित करेंगे जो समाचार का रूप लेंगी। अब जैसे बाल पत्रिका है, बच्चों की पुस्तक है, तो उसमें हम उनको ध्यान में रखकर सूचनाएं एकत्रित करेंगे। वैसे ही अगर बुज़ुर्गों के से संबंधित है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित है या परिवार की संस्कार से संबंधित है, तो या महिलाओं से संबंधित कोई सूचना है, तो उस हिसाब से हम उसको समाचार बनाएंगे कि उसका पाठक वर्ग जो है वो किस तरीके का है,
उस हिसाब से सूचनाएं एकत्रित कर उसे समाचार का रूप देंगे। नीतिगत ढांचा यानी कि समाचार लिखने का जो प्रारूप होता है, उसकी जो नीतियाँ होती हैं, वो ढांचा उसके अनुसार करना, उस ढांचे के अनुसार समाचार बनाना आवश्यक होता है। किसी भी घटना, विचार या समस्या की समाचार बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वह नया यानी कि ताज़ा हो। एक दैनिक समाचार के लिए वे घटनाएं सामयिक हैं जो कल घटित हुई हैं। आमतौर पर एक दैनिक समाचार पत्र की अपनी एक डेडलाइन होती है, समय सीमा होती है। देखिए, इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न आते हैं परीक्षा में कि डेडलाइन क्या होता है। तो डेडलाइन क्या होता है? वो समय सीमा होती है, वो समय की सीमा होती है जिसके अंतर्गत अगर कोई समाचार, कोई सूचना जो है वो समाचार का रूप ले सकता है, अन्यथा वो समय बीत जाने के बाद वो समाचार नहीं बन सकता। तो वो समय बीतना, वो एक समय सीमा जो उसकी समय की जो सीमा निर्धारित होती है, उसे हम डेडलाइन कहते हैं। जैसे किसी दैनिक समाचार पत्र में अगर 12 बजे तक के समाचार का कवर करता है, तो अगले दिन के संस्करण के लिए 12 बजे रात से पहले के 24 घंटे के समाचार सामयिक होंगे, वो उसकी डेडलाइन होगी। लेकिन अगर द्वितीय विश्व युद्ध या ऐसी अन्य ऐतिहासिक घटना के बारे में आज भी कोई नई जानकारी मिलती है जिसके बारे में हमारे पाठकों को पहले जानकारी नहीं थी, तो निश्चय ही यह उनके लिए समाचार है। निकटता। किसी भी समाचार संगठन में किसी समाचार के महत्व का मूल्यांकन, अर्थात उसे समाचार पत्र या बुलेटिन में शामिल किया जाए या नहीं, इसका निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि यह घटना उसके कवरेज क्षेत्र, पाठक, दर्शक, श्रोता समूह के कितने करीब है। पत्रकारिता के और भी आयाम हैं, जिसमें है समय, विषय और घटना के अनुसार पत्रकारिता में लेखन के तरीके बदल जाते हैं। यही बदलाव पत्रकारिता में कई नए आयाम जोड़ता है। समाचार के अलावा विचार, टिप्पणी, संपादकीय, फोटो और कार्टून पत्रकारिता के अहम हिस्से हैं। समाचार पत्र में इनका विशेष स्थान होता और महत्व होता है। इसके बिना कोई समाचार पत्र स्वयं को संपूर्ण नहीं कह सकता। अब मैं आपको संपादकीय के बारे में बता दूं, तो इस तरह के प्रश्न भी आते हैं कि संपादकीय क्या है, या फोटो पत्रकारिता क्या है, कार्टून कोना क्या है। इस तरह के प्रश्न अगर आएंगे तो आपको ये एक लाइन में बताना होता है उत्तर। संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है, यानी कि जो तत्कालीन समाचार या जो विषय चर्चा में है, समाचार का मुख्य बिंदु बना हुआ है, मुख्य विषय बना हुआ है, उस विषय पर संपादक मंडली अपना विचार प्रस्तुत करती है। इसे जो अपना उस खबर से संबंधित वो अपने विचार देते हैं, जनता के विचार के साथ साथ समाचार के तथ्यों के साथ साथ वो अपने विचार देते हैं, इसे संपादकीय कहा जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आमतौर पर संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं। वह घटनाओं पर आम लोगों की टिप्पणी होती है, समाचार पत्र उसे महत्वपूर्ण मानता है। आप जब समाचार पत्र पढ़ते होंगे तो उसमें ये चीज़ आप देखते होंगे कि संपादक का पत्र या संपादक के नाम पत्र, जिसमें लोग अपनी राय देते हैं, या महत्वपूर्ण लोगों द्वारा किसी विशेष चर्चित विषय पर लेख छपते हैं, तो वो संपादकीय के अंतर्गत आता है। वहीं दूसरा है फोटो पत्रकारिता। फोटो पत्रकारिता ने छपाई की टेक्नोलॉजी विकसित होने के साथ ही समाचार पत्रों में अहम स्थान बना लिया।
कहा जाता है कि जो बात 1000 शब्दों में लिखकर नहीं कही जा सकती वह एक तस्वीर कह देती है। अक्सर आप मुख्य पृष्ठ पे समाचार पत्रों के देखते होंगे कि कोई चित्र छपा है, उसके नीचे 1 लाइन या 2 लाइन में कुछ लिखा हुआ है और उससे आप पूरी घटनाक्रम से अवगत हो जाते हैं। वहीं अगला बिंदु है कार्टून कोना। लगभग हर समाचार पत्र में होता है कार्टून कोना और उनके माध्यम से की गई सटीक टिप्पणियाँ पाठक को छूती हैं। यानी कि हम उस कार्टून के माध्यम से जो बहुत ही ताज़ा समाचार जो चर्चा में है, जो समाचार का विषय जो चर्चा में है, वो राजनीतिक हो या सामाजिक हो या फिल्म जगत से, मनोरंजन जगत से जुड़ा हो, हम उसके माध्यम से वो पूरी बात एक कार्टून के माध्यम से कह देते हैं, चाहे वो सामाजिक समस्या हो या राजनीतिक समस्या हो। तो एक तरह से कार्टून पहले पन्ने पर प्रकाशित होने वाले हस्ताक्षरित संपादकीय हैं। जैसे संपादकीय में अपने विचार दिए जाते हैं, वो कार्टून के माध्यम से भी समाचार पत्र की वो एक तरह से वो अपने विचार होते हैं। वो चुटीली टिप्पणियाँ कई बार कड़े और धारदार संपादकीय से भी अधिक प्रभावी होते हैं। वहीं है रेखांकन और कार्टोग्राफ। समाचारों को न केवल रोचक बनाते हैं बल्कि उन पर टिप्पणी भी करते हैं। क्रिकेट के स्कोर से लेकर सेंसेक्स के आंकड़ों तक ग्राफ से पूरी बात एक नज़र में सामने आ जाती है। कार्टोग्राफी का उपयोग समाचार पत्रों के अलावा टेलीविज़न में भी होता है। हम टेलीविज़न के समाचार देखें या समाचार पत्रों को पढ़ें तो या तो जो आर्थिक समाचार होता है, आर्थिक जो पृष्ठ होता है जिसमें सेंसेक्स के बारे में ग्राफ के माध्यम से बताया जाता है कि किस चीज़ में उतार है, किस चीज़ में चढ़ाव है, तो उस ग्राफ के माध्यम से हमें तुरंत समझ में आ जाता है। पत्रकारिता के आयाम के बाद अब हम पत्रकारिता के कुछ प्रकारों के बारे में पढ़ लें। कुछ प्रकार यहाँ जो बताए गए हैं, इनसे संबंधित मैं कुछ बातें और बता दूं कि ऐसे इन बिंदुओं को, जो ये पॉइंट्स दिए गए, जो हेडिंग्स दिए गए, इससे संबंधित प्रश्न जो बनते हैं, जैसे खोजपरक पत्रकारिता अब हम पढ़ेंगे। तो आपके परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं कि खोजपरक पत्रकारिता क्या है, जिसका 1 लाइन में आपको उत्तर देना होगा। तो यहाँ खोजपरक पत्रकारिता से आशय ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो। इसे आमतौर पे खोजी पत्रकारिता कहते हैं, जो सार्वजनिक महत्व के मामलों में जहां भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश की जाती है। ये एक तरह से स्टिंग ऑपरेशन होता है। स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से हमें सच्चाई को सामने लाना होता है। हालांकि भारत में खोजी पत्रकारिता 3 दशक पहले शुरू हो गई थी, लेकिन हमारे देश में यह अब भी शैशव काल में ही है, क्योंकि कहीं न कहीं ये भी भ्रष्टाचार के कारण ये उभर नहीं पाया जितना इसको उभरना चाहिए। दूसरा है विशेषीकृत पत्रकारिता। अब इससे संबंधित प्रश्न भी आपको कि विशेषीकृत पत्रकारिता क्या होती है। तो विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत आता है कि पत्रकारिता का अर्थ घटनाओं की सूचना देना मात्र नहीं है कि हमें बस सूचना संकलित किया और आप तक प्रेषित कर दिया समाचार माध्यमों के द्वारा। नहीं, पत्रकार से अपेक्षा होती है कि वह घटनाओं की तह तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करे और आम पाठक को बताए कि उस समाचार का क्या महत्व है, उसके लिए विशेषता की आवश्यकता होती है। पत्रकारिता के विषय में के हिसाब में विशेषता के 7 प्रमुख क्षेत्र हैं। 7 प्रमुख क्षेत्रों में इनमें संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता तथा फैशन और फिल्म पत्रकारिता शामिल है। इन क्षेत्रों के समाचार और उनकी व्याख्या उन विषयों में विशेषता हासिल किए बिना देना कठिन है। तो इन किसी भी क्षेत्र से संबंधित अगर समाचार संकलित करते हैं तो उस क्षेत्र विशेष के
पत्रकार होना आवश्यक है। तो इसे विशेषीकृत पत्रकारिता कहा जाता है। वॉचडॉग पत्रकारिता। वॉचडॉग पत्रकारिता क्या है? यह माना जाता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है और कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना है। इसे परंपरागत रूप से वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। वैसे भी लोकतंत्र में पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, जहाँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इन 3 स्तंभों के बाद पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना जाता है। इसका दूसरा छोर सरकारी सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता, यानी कि समाचार मीडिया केवल वही समाचार देता है जो सरकार चाहती है और अपने आलोचनात्मक पक्ष का परित्याग कर देता है। आमतौर पर इन 2 बिंदुओं के बीच तालमेल के जरिए ही मीडिया और उसके तहत काम करने वाले विभिन्न समाचार संगठनों की पत्रकारिता का निर्धारण होता है। तो वॉचडॉग पत्रकारिता के अंतर्गत होता है कि सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना। अगला बिंदु है एडवोकेसी पत्रकारिता। ये क्या होता है? इसके अंतर्गत आता है कि ऐसे अनेक समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ते हैं और उस विचारधारा या उद्देश्य या मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार और जोर शोर से अभियान चलाते हैं। इस तरह की पत्रकारिता को पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। जब किसी खबर के लिए या किसी खबर से संबंधित, किसी घटना से संबंधित जब मीडिया जो है वो जनमत तैयार करती है तो वो जनमत तैयार करना वो एडवोकेसी पत्रकारिता होती है। जैसे कोई ऐसी बड़ी घटना हो गई देश में जिससे कि निर्भया कांड या इस तरह की उस घटनाओं से संबंधित कानून बनाने के लिए, सरकार पे दबाव बनाने के लिए जब मीडिया जनमत तैयार करती है तो इस तरह का जनमत तैयार करना ये है एडवोकेसी पत्रकारिता। मीडिया जो है वो स्थापित राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का ही एक हिस्सा है और व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाले मीडिया को मुख्य धारा का मीडिया कहा जाता है। इस तरह की मीडिया आमतौर पर व्यवस्था के अनुकूल और आलोचना के एक निश्चित दायरे में ही काम करता है। इस तरह की मीडिया का स्वामित्व आमतौर पर बड़ी पूंजी के पास होता है और उसके मुनाफे के लिए काम करता है। तो इस तरह का नहीं, और इसके विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। अब आपसे अगर प्रश्न ये पूछा जाए परीक्षा में कि वैकल्पिक पत्रकारिता क्या है, जैसा कि ये बिंदु जो है आपका, ये है वैकल्पिक पत्रकारिता। तो जो मुख्य धारा से जुड़ी है, यानी कि जो सरकार के समर्थन में या पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना है, वो नहीं। इसके विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। आमतौर पर इस तरह की मीडिया को सरकार और बड़ी पूंजी का समर्थन हासिल नहीं होता, क्योंकि ये इनके विरुद्ध ये निष्पक्ष होते हैं। वो उनकी चाटुकारिता नहीं करते, उसे बड़ी कंपनियों के विज्ञापन भी नहीं मिलते और वह अपने पाठकों के सहयोग पर निर्भर होता है, यानी कि वो पत्रकारिता का व्यवसायीकरण नहीं करता। आगे हम 2 बिंदुओं को पढ़ेंगे, पीत पत्रकारिता और पेज थीप पत्रकारिता। तो पीत पत्रकारिता क्या है? येलो जर्नलिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आता है परीक्षा में। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि पीत पत्रकारिता क्या है, येलो जर्नलिज्म क्या है। ये येलो जर्नलिज्म जो है वो यूरोप से उपजा है, इसका जन्म यूरोप में हुआ है। पीत पत्रकारिता उस पत्रकारिता को कहते हैं जिसमें सही समाचारों की उपेक्षा करके सनसनी फैलाने वाले समाचार या ध्यान खींचने वाले शीर्षकों का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है।
इसे समाचार पत्रों की बिक्री बढ़ाने का घटिया तरीका माना जाता है। बहुत सारे फेक न्यूज़ भी होते हैं या बहुत सनसनी फैलाने वाले, उनको इससे मतलब नहीं होता कि इसका क्या प्रभाव समाज पे पड़ता है। उन्हें बस अपनी समाचार चैनल हो या समाचार पत्र हो, उसके माध्यम से उन्हें बस अपना व्यावसायिक फ़ायदा देखना होता है। अगला है पेज 3 पत्रकारिता। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाता है कि पेज 3 पत्रकारिता क्या है। पेज 3 पत्रकारिता का एक अलग ही रूप है। इसमें फैशन, अमीरों की पार्टियों, महफिलों और जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है। इसका अच्छा पक्ष यह है कि आप बड़े अमीर और जाने माने लोगों के रहन सहन, पहनावे, सलीके और व्यवहार की जानकारी का आनंद और अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। दूसरी ओर बढ़ा चढ़ाकर और चटकारे लेकर दी गई खबरें और उनकी नकल की होड़ में आम मध्यम वर्गीय व्यक्ति भटक सकते हैं। जैसे हम फिल्मी पार्टियों के बारे में पेपर में पढ़ते हैं या टीवी चैनल पे देखते हैं, तो हमें उनकी चकाचौंध में हम एक फंस से जाते हैं, भटक से जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। हमें लगता है कि वो जो सब कुछ पर्दे पे दिख रहा है या जो समाचार पत्रों में हम पढ़ रहे हैं या पत्रिकाओं में हम देख रहे हैं, वही सत्य है। उसके पीछे के जीवन से हम और उसकी कड़वी सच्चाई से हम अवगत नहीं होते। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये गुमराह भी करते हैं। इसके साथ ही ये लेसन जो है आपका समाप्त होता है और इसमें जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको बताएं, उन सारे बिंदुओं से संबंधित छोटे प्रश्न बनते हैं और 1 से 2 लाइन में उनका उत्तर देना होता है। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं और ये पाठ जो है वो परीक्षा के आधार पे बहुत ही उपयोगी पाठ है। और ये कक्षा 11 में भी इसके प्रश्न आते हैं, कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं में भी इस पाठ से संबंधित प्रश्न आते हैं। इसके साथ ही अगर ये पाठ समाप्त होता है और किसी तरह का आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।